हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी के छात्रों के लिए ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहले इसमें 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों में से हिंदी के भी प्रश्न होंगे और जीएस के भी प्रश्न होंगे। कभी कभी आपको 25 प्रश्न जीएस से मिलेंगे और 25 प्रश्न हिंदी से मिलेंगे। कभी कभी इसमें कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन जीएस से रखा है और 15 क्वेश्चन हिंदी से रखा है। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि 25-25 क्वेश्चन का ही सीरीज आप सबों के साथ प्रस्तुत करूं। तो हिंदी प्लस जीएस का तैयारी इस चैनल पे बड़ी ही अच्छे तरीक़ा से कराई जाएगी। आने वाले समय में मैथ का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, प्रयास करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा कि हाँ, ये सब प्रयास आपके लिए कैसा लग रहा है। धीरे धीरे और इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज थोड़ी सी धीरे धीरे परिवर्तन और आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें 50 प्रश्न होंगे। एसएससी जीडी के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सबके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। नवंबर से शुरू हो रही है एग्ज़ाम डेट। तो जितने दिन रोज़ मैं प्रयास करूँगा कि एक सेट आप सबों के लिए प्रस्तुत कर दूँ। तो मैं प्रयास करूँगा कि 50 से 60 सेट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूँ। बस प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रश्न आए वो सेट से ही प्रश्न आए। करंट के लिए आप लोग मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज, एडुटेरिया के जो करंट अफेयर्स की बुक आई हुई थी उसके लिए, और अलग अलग तरह की सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए धीरे धीरे मैं करने का प्रयास करूँगा। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पे आंसर मैं टिक कर दिया हूँ ताकि वीडियो अच्छी तरीक़ा से बन पाए और मैं और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे निकल जाऊँगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ। तो देखिए, आंसर के साथ साथ और भी कोई भी बात होगी ना, मैं बोलता हुआ चलूँगा, उसको प्रेम से सुनिएगा। बहुत ही आगे एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 20 जुलाई 1937। 20 जुलाई 1937 यानी कि 1935 शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से यहाँ प्राप्त किया। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए, जो कि मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है ना, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रश्न पूछता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, 1935 के एक्ट के अंतर्गत इस यहाँ पे चुनाव कराई गई। 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाई थी। मोहम्मद यूनुस उस समय बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ। तो भारत हम लोग जानते हैं कि 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, स्पष्ट रूप से। संविधान आंशिक रूप से लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद 1952 में आम चुनाव हुआ। सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ 13 फरवरी 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और वहाँ पर चुनाव हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ, यह कैसा वीडियो लग रहा है। आने वाले समय में धीरे धीरे इसमें हम लोग चेंजिंग करते रहेंगे और भी अच्छे तरीक़ा से वीडियो बनाने का मैं आप सब लोगों के लिए प्रयास करूँगा। यह प्रथम वीडियो है आप लोगों के लिए, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम होता है। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के बारे में, बिहार के लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपको लिए बता दूंगा। कुछ ये बिहार से 5 क्वेश्चन इसलिए मैं दिया हूँ ना, ताकि क्वेश्चन बिहार से भी आप लोग समझ पाएँ और देख पाएँ। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो रॉल्फ फिश जो है ये प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो कि बिहार की यात्रा किया था। महापाषाण काल, तो महापाषाण काल का मतलब क्या होता है कि मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित ये शब्द है। तो महापाषाण का अर्थ यही होता है कि मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति होगा उनके पहले का जो स्मारक है उसको देख के पता लगाया जाता है कि यह महापाषाण युग का स्मारक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली से उठा कर लाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ईपीएफओ के परीक्षा में पूछा गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक का जो स्तंभ था उसको फिरोज शाह तुगलक, जिसको एफएसटी बोला जाता है शॉर्ट में, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली उठा के ले गया और दिल्ली टोपरा में वहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये बिहार से ले जाके दिल्ली में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो विजयनगर साम्राज्य
का नाम विजयनगर, विजयनगर शहर का नाम विजयनगर, ठीक है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के महानतम शासक थे, हाँ बढ़िया, अच्छा है। कृष्णदेव राय जो थे जिनको इमाडी, कृष्णदेव राय के बारे में एक और प्रश्न आता है कि जो तेलानी रावण जो उनके दरबार में रहा करता था, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज का मतलब, अष्टदिग्गज प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज का अर्थ क्या होता है, तो 8 तेलुगु भाषा के कवि। तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका क्षेत्र था। विजयनगर के राजा शिवदेव देवता विरूपाक्ष की ओर शासन किया करते थे। तो विरूपाक्ष मंदिर भी है और वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का 2 भाई, लेकिन कृष्णदेव राय भी उस वंश, उस विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सही। इस क्वेश्चन का मैं जितना भी PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुआ। देखिए जैन धर्म में दो धाराएं हैं। श्वेतांबर बोले तो जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोला जाता है। दिगंबर यानी कि जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको दिगंबर बोला जाता है। दिग मतलब कि वो अंबर को ही, पूरे आकाश को ही अपना वस्त्र मान लेते हैं, इसलिए उनको दिगंबर बोला जाता है। जब अकाल पड़ा था उस समय 2 लोग थे, एक भद्रबाहु थे और एक स्थूल भद्र थे। तो भद्रबाहु यहाँ से छोड़ के चले गए, फिर भद्रबाहु जब फिर भारत में आए, फिर उत्तर भारत में जब यहाँ पे आए, दक्षिण भारत चले गए, तो जब यहाँ पे आए तो भद्रबाहु के जितने भी शिष्य थे वो दिगंबर हैं और स्थूल भद्र जो है, स्थूल भद्र के जितने भी शिष्य हुए श्वेतांबर हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 2 भागों में ये बट चुका था, ठीक है, याद रखिएगा। जितनी भी बातें मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको प्रेम से सुनिएगा और अच्छा लगेगा। मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा और अच्छा से अच्छा करने के लिए। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश का शासक का अधिकार था। तो रेशम का व्यापार हम लोग किया करते थे, तो रेशम का जो रेशम मार्ग पे अधिकार जो था ना, कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का ही एक शासक कनिष्क था, ठीक है ना, याद रखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रेरित था, बौद्ध धर्म को मानता था। भगवान बुद्ध की जो पूजा करने की जो परंपरा है ना, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को पूजा कब से गया, तो कनिष्क के शासन काल से ही भगवान बुद्ध की पूजा होने लगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। कि क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि थी। तो ये मैं ट्रिक बनाया था कि खानवा के उपाधि के बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और 5 युद्ध हुआ था। बाबर ने 5 युद्ध किया। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये 5 युद्ध बाबर के द्वारा किया गया था। 4 युद्ध किया गया था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसी में गाजी का उपाधि इन्होंने धारण किया और जिहाद का नारा दिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर, मुबाय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी। तो मुबाय्यन नाम का एक पद शैली यानी कि एक बाबर आत्मकथा कहानी कविता लिखा करता था, ठीक है ना। तो मुबाय्यन नाम की जो शैली पद यानी कि पद के रूप में मतलब कि लाइनिंग के रूप में कविता टाइप का लिखा करता था, ये शैली मुबाय्यन शैली होती थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो तुजुके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ये बाबरी, तो तुजुक से समझिएगा कि ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 नंबर, अकबर की जब्ती एवं आईने दहसला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्य करते थे। तो टोडरमल जो थे अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के मतलब भूमि के बारे में काम करते थे, भू राजस्व व्यवस्था के लिए काम करते थे। तो टोडरमल सबसे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन बढ़िया है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि ये महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग है, देखिए सरदेशमुख एक कर था, ठीक है ना, टैक्सेशन लिया जाता था। ये किसके द्वारा, तो ये शिवाजी के द्वारा। शिवाजी कौन, मराठा राज्य से संबंधित है। तो शिवाजी के द्वारा सरदेशमुखी कर लिया जाता था। ये कितना लिया जाता था, तो ये फसल के उत्पादन का 1/10वां भाग लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। और कौन थे उस समय, तो बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था।
कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध, तो श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों का शहर किसको बोला जाता है, तो झीलों का शहर उदयपुर जो कि राजस्थान में अवस्थित है। जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में कम होगा वो उसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताने का होगा उस क्वेश्चन को मैं और अच्छी तरीक़ा से बताते हुए आगे चलूँगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रकाशित तालाबों से संचित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो संचित क्षेत्र है यानी कि तालाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे सिंचाई की जाती है, तो ये तमिलनाडु में। प्रश्न पूछा जाता है यूपी के लिए, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो यूपी में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 में दिया है तो हंगुल दाची, देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य दिया हुआ है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है, दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और गिर वन जो कि गुजरात में है। गिर किस लिए फेमस है, तो गिर भारतीय शेर यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, दाचीग्राम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि असम की राज्य पशु भी है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, तो शून्यकाल जो होता है ना, शून्यकाल ये भारतीय मीडिया की देन है। इसका टाइमिंग क्या होता है, तो ये 12 से 1 बजे का होता है। संसद का जो सत्र चलता है 11 बजे से चलता है, 11 से 12 बजे तक कार्य होता है, जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है। शुरू वाले काल को प्रश्नकाल कहा जाता है। 12 से 1 बजे के बीच में टिफिन होता है, लंच होता है, उस लंच वाले पीरियड को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का टाइमिंग कभी कभी पूछा जाता है, तो ये 12 से 1 बजे के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम के द्वारा लॉन्च की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए देश में 1 करोड़ 35 लाख का डॉलर ये दिया गया है भारत के लिए। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को पुनर्विचार के लिए 7 जजों की बेंच दिया, तो सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है, इसमें ऐसा माना जाता था कि महिलाओं का जाना वर्जित है। 16 साल से लेकर 59 साल की महिला, जिस महिला को माहवारी होती थी उस महिला को जाना वर्जित था। भगवान अयप्पा की वहाँ पे मंदिर थी, वो ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा जो रजस्वला महिला होती है उनको देखना नहीं चाहते, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ कि समानता के अधिकार को लेकर महिलाओं को भी जाना चाहिए। समानता की बात करते हुए इसको अनुमति दी गई। बिहार के किस गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया, तो बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, इनका अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 2020 में निधन हुआ। उच्चतम न्यायालय ने किस लड़ाकू विमान का सौदा के मामले में केंद्र सरकार ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, तो राफेल विमान जो कि फ्रांस से हम लोग लाए थे, 36 राफेल लाने के लिए बात की गई थी। तो राफेल का जो बनाने वाली जो कंपनी है, याद रखना होगा, एसोल्ट कंपनी के द्वारा राफेल विमान जो है बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस की गई थी, तो इसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया कि ये कोई इसमें बात नहीं है। एक पिंड पर 2 बल नीचे की ओर दी गई है, पिंड की दिशा और गति ज्ञात करें। देखिए बचपन में हम लोग रस्सी वाला खेला करते थे कि एक साइड से एक व्यक्ति 2-3 व्यक्ति खींचते थे और एक साइड से 2-3 व्यक्ति खींचते थे। दोनों साइड जब बराबर बाहर लगता है तो कोई नहीं खींच पाता था, तो किसी भी दिशा में बल नहीं लगेगा, बस स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वथनांक होता है तो एक निश्चित तापक्रम पर, जिसे क्वथनांक बोला जाता है ना, जिस ताप पर कोई द्रव खौलने लगे यानी कि उच्च ताप पर पहुंच जाए, वो क्वथनांक होता है, ठीक है ना। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है जिसपे वो खौलने लगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में विद्युत धारा का प्रतिरोध, तो विद्युत धारा का प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं V बराबर 5 और I बराबर 2 एम्पीयर, तो 5 बटा 2 करेंगे, 2.5 आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो R बराबर V बटा I, R प्रतिरोध, V वोल्ट और I एम्पीयर विद्युत धारा। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं
में जो आपसी आकर्षण होता है उसे ससंजक बल इसका एग्जाम्पल भी यही होता है कि समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजक बल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने पर पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? तो सबसे पहले दो टर्म होता है, सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन याद लगता है। कैसे याद रखेंगे? चंद्र पूरा नाम का एक गांव याद रखेंगे, चंद्र पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो बीच में सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बीच में चंद्रमा आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण के समय में बीच में पृथ्वी आ जाती है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है उस समय सूर्य ग्रहण होता है। बंदूक की गोली में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको मैं बता दूं कि 12 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। थोड़ा सा देखने में 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण एक टॉपिक होता है जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली का बल्ब है, तो बिजली का बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो विद्युत ऊर्जा में बल्ब का जलना। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण। तो विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो हमको प्रकाश मिलता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसमें दोलन काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब लंबाई हम लोग बढ़ाते हैं तो दोलन काल, जो डोलने वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बढ़ जाता है। लेकिन आवर्त काल पूछे, टाइम पीरियड पूछे तो वो घट जाता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ इसलिए स्पष्ट रूप से लिख चुका हूँ ताकि उसको मैं बता पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 220 वोल्ट पर किसी वस्तु का किसी विद्युत बल्ब के तंतु यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट में 0.2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती है तो इसमें विद्युत धारा की वेग कितनी होगी? इस फार्मूला को मैं यहाँ पे इसलिए स्पष्ट रूप से लिख चुका हूँ। Q बराबर I²RT। तो Q = 0.2 × 10 × 60। यहाँ 60 में इसलिए किया हूँ क्योंकि 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। आप पूरी तरह से स्पष्ट रूप से गुना करिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 35 क्वेश्चन इसमें GS का था, इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है। आने वाले समय में 25 ही मिलेगा, लेकिन आज ये बस केवल 35 और 15 के रेशियो में है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शक जो शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, लेकिन मूल स्वर की संख्या 10 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रुटि पहचानना है, ठीक है ना। तो घर में कैसा वातावरण उपस्थित है? देखिए, तो ये हम लोग को पूरा वाक्य को पढ़ना है। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पूरा वाक्य को पढ़ना है और वाक्य के पढ़ने के बाद हमको स्पष्ट रूप से बताना है कि इसमें से कौन सा गलत होगा, ठीक है ना। तो घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, पूरी तरह से सही वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर हम लोग वातावरण उपस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कोई त्रुटि नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर कैसा वातावरण उपस्थित है, कैसा वातावरण बना हुआ है, इस तरह से हम लोगों का स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। इस क्वेश्चन को मैं स्पष्ट रूप से आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें त्रुटि हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 38 और 39 क्वेश्चन का जो आंसर है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अच्छी तरीक़ा से डाल दूंगा, चाहे कमेंट बॉक्स में मैं इसको लिख दूंगा। दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक में उपयुक्त। देखिए, ये मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो भूंजी भांग न होना, तो भूंजी भांग न होना इसका मतलब होता है दरिद्र होना, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है, लेकिन मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो 10 है। हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 52 होती है, ठीक है ना। तवर्ग का उच्चारण किस भाग से किया जाता है? तो तवर्ग का उच्चारण दंत से किया जाता है। एक में यहाँ पे मैं ट्रिक लिखा हुआ है,
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। कंतामुदो, कंतामुद, तो यानी कि त वर्ग जो है दांत से यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना, कि जो तथा हम लोग बोलते हैं वो दांत उसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में क्या है, तो इसमें विलोम शब्द के बारे में बताना है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है, याद रखिएगा। मैं विलोम शब्द का भी वीडियो लाऊंगा और हिंदी के लिए प्रॉपर पैरामेडिकल सीरीज का मैं वीडियो ला रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वो आप लोगों के लिए भी वीडियो है, पैरामेडिकल का भी उस पर थंबनेल पैरामेडिकल लगा हुआ है, लेकिन वो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तिरोभाव, तिरोभाव का मतलब विलोम शब्द आविर्भाव होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और 48 में क्या है, तो इसमें 40 में दिया हुआ है कि इसमें सही के बारे में बात करना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से आसानी से ये सब जितने भी हिंदी के प्रश्न है ना उसको देखिएगा बढ़िया से, इसका PDF में आपके लिए डाल दूंगा। तो आशीर्वाद जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। प्रेरित, तो प्रेरित ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन है वो सही लिखा हुआ है। ईयता का मतलब होता है सीमा, ठीक है ना। इसका मतलब कि पूछ रहा है कि इस प्रचलित अर्थ का प्रचलित अर्थ बताइए। तो ईयता का मतलब सीमा होता है। 49 से 50 तक क्या है, तो साहित्य लहरी एक पुस्तक है जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है, तो रामचरितमानस। सूरसागर, तो सूरसागर जो पुस्तक है सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में फिर त्रुटि ना हो, और मैं धीरे धीरे स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीक़ा से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।